नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, बायोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट 5वीं क्लास लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं और सेल चैप्टर की बात करते हैं तो ये हमारा तीसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, इन सब में अंतर को देखा था और देखा था कि सेल थ्योरी किसने प्रदान की थी और रुडोल्फ विर्चो के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में दोस्तों हम कोशिकांग के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, किस प्रकार से कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है और जो भी आपके कोशिकांग है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहां पर दोस्तों हम लोग हेडिंग डालेंगे कोशिका के मुख्य भाग। कोशिका के मुख्य भाग और इंग्लिश में कहें तो मेन पार्ट्स ऑफ ए सेल। मेन पार्ट्स ऑफ ए सेल, ऑफ ए सेल, इसको पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में, जिसके बारे में थोड़ी चर्चा हमने पहले कर ली है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। और मैंने आपको बताया था कि कोशिका भित्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपके सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, आपके सेल वॉल कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि जो कोशिका भित्ति होती है यह आपके कहाँ पाई जाती है। कोशिका का सबसे बाह्यतम आपके क्या होता है, सबसे बाह्यतम परत होती है। कोशिका का सबसे बाह्यतम परत, बाह्यतम परत होती है जो आपके काफी दृढ़ आवरण होती है। काफी क्या होती है, काफी दृढ़ आवरण होता है। इसका कार्य क्या है दोस्तों, इसका कार्य है कि आपके कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना, कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना। और इसका दूसरा कार्य होता है कोशिका की सुरक्षा करना। कोशिका की सुरक्षा करना इसका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य होता है। कोशिका भित्ति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोशिका भित्ति सेल वॉल कोशिका का सबसे बाह्यतम परत होती है जो काफी दृढ़ आवरण होता है। और यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों तो इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना और कोशिका को आपकी सुरक्षा करना, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य होता है। कोशिका भित्ति की बात करते हैं दोस्तों तो कोशिका भित्ति आपके पादप में पाया जाता है। जो कोशिका भित्ति होती है आपके पादप में पाई जाती है। आपके पादप के अलावा शैवाल में पाई जाती है। शैवाल के अलावा कवक में पाई जाती है और कवक के अलावा जीवाणु में पाई जाती है। बट इंपॉर्टेंट बात है कि यह आपकी एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। एनिमल सेल में आपके नहीं पाई जाती है, ये बात याद रखिएगा। कोशिका भित्ति आपके एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, जिसको हम पीछे बढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं जो कोशिका भित्ति यहाँ पर पाई जाती है किसकी बनी होती है, पूछ लेता है। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो आप लोगों को याद होगा कि सेलुलोज से। सेलुलोज, सेलुलोज दोस्तों एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। सेलुलोज क्या होता है आपका, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है एक प्रकार का और उसी से आपके सेलुलोज का निर्माण होता है जो आपके सेलुलोज की जो आपकी कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति आगे बात करें दोस्तों शैवाल की, तो शैवाल की कोशिका भित्ति आपके हेमी सेलुलोज की बनी होती है। हेमी सेलुलोज की बनी होती है। समझ रहे हैं कि नहीं। जो कोशिका भित्ति होगी वो किससे स्वयं बनी होगी तो वो आपके सेलुलोज से बनी होगी आपके पादप में। शैवाल में जो कोशिका भित्ति होगी वह हेमी सेलुलोज की बनी होगी। कवक में जो कोशिका भित्ति होगी वह स्वयं काइटिन की बनी होगी। और अगर जो जीवाणु है इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो इसकी कोशिका भित्ति की पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है आपके जीवाणु की। जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एक प्रकार क्या होता है आपके प्रोटीन होता है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। शैवाल की कोशिका भित्ति हेमी सेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। वैसे ही जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और पेप्टिडोग्लाइकन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कोशिका भित्ति के बारे में बस आपको इतनी ही बातें जानना था, बस आपको इतनी ही बातें जानना था। आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं इसके बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में। ये बात याद रखिए कि ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता और कोशिका का सबसे बाह्यतम परत होता है। कोशिका झिल्ली की बात करते हैं। कोशिका झिल्ली को दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, इसी का ही नाम है कोशिका झिल्ली का। और अगर बात करें इंग्लिश में तो इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन। दोस्तों सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका की भित्ति के अंदर जो दूसरी परत होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। पादप में बात करते हैं और जंतु में, पादप कोशिका में और आपके जंतु कोशिका में। दोस्तों पादप कोशिका में बात करते हैं तो यह कोशिका द्वितीय आपके मेम्ब्रेन होती है।
झिल्ली होती है, क्योंकि पहली झिल्ली तो क्या होती है आपकी, पहली आपकी परत जो होती है वो तो आपकी कोशिका भित्ति ही होती है, कोशिका भित्ति होती है, और द्वितीय परत ही होती है कौन, आपकी पादप कोशिका। बट अगर जंतु कोशिका की बात करते हैं, जंतु कोशिका में आपकी जो कोशिका झिल्ली होती है ये आपकी प्रथम परत ही होती है, प्रथम परत ही होती है, क्योंकि इसमें तो कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती। इस बात को क्या रखेंगे, विशेष रूप से याद रखेंगे। कोशिका झिल्ली की अगर बात करते हैं तो कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में पाई जाने वाली आपकी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। क्या पाई जाती है, सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, चाहे किसकी भी कोशिका होगी, सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। इस बात को क्या रहेंगे, नोट करके चलेंगे। किसी प्रकार की कोशिका होगी उसमें आपकी कोशिका झिल्ली अवश्य पाई जाएगी, लेकिन आपकी कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो समस्त कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। और उसमें जो कोशिका झिल्ली होती है एक प्रकार का फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है, मतलब कि क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है कि लचीलापन इसके अंदर होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आगे इंपॉर्टेंट बात ये करने वाले हैं कि कोशिका झिल्ली के संबंध में एक मॉडल आया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये परीक्षा में कई बार पूछ लेता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये आपकी कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है उसी के संबंध में था ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो परीक्षा में कई बार पूछ लिया गया है कि यह मॉडल किसने दिया था। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि सिंगर एवं आपके निकलसन ने आपके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। इस बात को क्या होना चाहिए आपको, बिल्कुल विशेष रूप से याद होना चाहिए, परीक्षा में कई बार पूछ लेता है। जो कोशिका झिल्ली दोस्तों होती है वो आपकी वसा एंड प्रोटीन से बनती है, वसा और प्रोटीन से आपके कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। इस बात को क्या रखेंगे, विशेष रूप से याद रखेंगे। कोशिका झिल्ली के बारे में दोस्तों ज़्यादा बातें आपको नहीं जाना चाहिए, जाना है कि एक वाली बात की कोशिका झिल्ली के बारे में कि यह आपके पादप कोशिका में द्वितीय स्तर होती है, द्वितीय परत होती है, और आपके जंतु कोशिका में प्रथम परत होती है। बात करते हैं कोशिका झिल्ली की, तो ये आपकी सभी कोशिकाओं को पाई जाती है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है। तीसरी बात जानी है कि कोशिका झिल्ली के संबंध में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एवं निकलसन ने दिया था। और चौथी बात जानना है कि कोशिका जो झिल्ली होती है वसा और प्रोटीन से बनी होती है। चौथी बात उसमें जानना है कि जो कोशिका झिल्ली होती है वह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। और अर्धपारगम्य झिल्ली का अर्थ होता है कि यह नियंत्रित करती है कि कोशिका के अंदर कौन सा पदार्थ जाएगा, और कोशिका से बाहर कौन सा पदार्थ आएगा, तो अंदर कौन जाएगा बाहर कौन जाएगा, ये कंफर्म करता है आपके कौन, कोशिका झिल्ली। इस बात को क्या रखेंगे, विशेष रूप से नोट करके चलेंगे। परीक्षा में कई बार पूछ लेता है कि कोशिका में पदार्थों का आवागमन कौन नियंत्रित करता है, तो कोशिका झिल्ली नियंत्रित करती है। इस बात को क्या रखेंगे, विशेष रूप से याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों, कोशिका झिल्ली के बारे में बस आपको इतना ही जानना था, इससे अधिक आपको नहीं जानना है। अब दोस्तों अगले कोशिकांग की बात करते हैं, और अगला कोशिकांग आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। किसके अगला क्वेश्चन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया तक ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा स्पेशल है दोस्तों। ये दो चीज़ें मैंने बता दी, कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत होगी। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ वैज्ञानिक के नाम जो परीक्षा में पूछ लेता है कि आपकी कोशिका, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया इसकी खोज किसने की, तो इसको हिंदी में सूत्रकण क्या कहते हैं, बट माइटोकॉन्ड्रिया आप ध्यान रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आपके अल्टमैन ने की थी। सर्वप्रथम देखा किसने था, तो सर्वप्रथम दोस्तों कोलिकर नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आपकी माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। ठीक है, कहाँ पर देखा था, तो जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं, उनकी रेखित पेशियों में, जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीट होते हैं, मतलब कहने का मतलब जो कीट होते हैं, इनकी रेखित पेशियों में इन्होंने किसी खोज की थी आपके इन्होंने कोलिकर ने आपके माइटोकॉन्ड्रिया खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, और खोज कहे जाते मतलब देखने का तो सिर्फ आपने देख लिया, खोज का अर्थ बन जाता है कि उसके बारे में अध्ययन किसने किया, खोजा किसने सही से, तो अल्टमैन ने खोजा। और दोस्तों आप बात है कि इसको नामकरण किसने किया, तो नामकरण पूछ ले कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया, तो दोस्तों याद रखना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण आपके सी बिंडा ने किया था। सी मतलब होता है कार्ल बिंडा। 3 वैज्ञानिक का नाम आपको याद करना है कि खोज की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कोलिकर ने, जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं, उनकी रेखित पेशियों में सर्वप्रथम इसको देखा था। ठीक है, आपको देखा था। और दोस्तों नामकरण किसने किया, तो कार्ल बिंडा ने किया, क्योंकि इससे पहले जो और लोग थे उन्होंने इसको अलग अलग नाम दिया था। जैसे बात करते हैं किसकी, जैसे अल्टमैन की बात करते हैं तो अल्टमैन ने इसको सार्कोसोम नाम दिया था। अल्टमैन ने नहीं, ये कोलिकर जिन्होंने देखा था, जो कोलिकर साहब ने देखा था, इन्होंने इसको सार्कोसोम कहा था।
वहीं बात करते हैं किसकी, वहीं बात करते हैं आल्टमैन ने। तो आल्टमैन ने इसको बायोप्लास्ट कहा था, इसको बायोप्लास्ट कहा था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से उन्होंने अलग नाम दिया था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो कार्ल बिंडा ने दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ, और आगे की तरफ यहाँ पर दोस्तों अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं, जो आपको भी जानना है। एक संरचना मैं आपके बीच में बनाता हूँ, जिससे आपकी चीज़ें कन्फर्म होती चलेंगी। इस प्रकार से दोस्तों जो आपकी क्या होती है कि आपको सारी चीज़ समझाने का प्रयास करेंगे एक आपके चित्र के माध्यम से, किस प्रकार से आपको दिखाई देती है कौन सी माइटोकॉन्ड्रिया वाली संरचना। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे बाहरी वाली झिल्ली होती है, क्या दोस्तों आप क्या होती है दोस्तों, या आपकी बाहरी झिल्ली होती है। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, इसको पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ, तभी आपकी समझ में आएगा। क्या होता है, ये आपके बाहरी झिल्ली होती है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझते चलेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको दिक्कत नहीं लेना पड़ेगा। इसके अंदर दोस्तों इस प्रकार से अब क्या पाई जाती है, इस प्रकार से एक और झिल्ली पाई जाती है जो ऐसे अंदर फोल्ड होती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर एक और परत पाई जाती है जो अंदर की तरफ क्या होती है आपकी, ऐसे आपकी फोल्ड होती है, अंदर क्या होती है, इस प्रकार से फोल्ड होती है, समझ रहे हैं। तो आपकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त तो मतलब कोशिकाएं है, एक झिल्ली आपकी इसका आउटर मेम्ब्रेन हो गई, और ये दोस्तों क्या हो गई, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, दो दोहरी झिल्ली युक्त हो गया। और दोस्तों जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि कोशिका के अंदर क्या, जैसे मैंने बताया था कि कोशिका के अंदर आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, न्यूक्लियोप्लाज्म देखने को मिलता है, उसी प्रकार से जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके अंदर भी एक आपको फ्लूइड देखने को मिलता है, जो पूरे ऐसे ही इसमें आपके बिखरा हुआ रहता है, समझ रहे हैं, इसमें पूरा बिखरा हुआ रहता है। और इसको क्या कहते हैं, इसको तो आपके मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसे बना लीजिए कि इसके अंदर क्या होता है, आपके इस तरीके से पूरा आपके एक फ्लूइड होता है, और इसको क्या कहते हैं, याद रखेंगे नाम की मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आपके फ्लूइड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का ऐसा कोशिकांग है तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात क्या बन जाती है, इंपॉर्टेंट बात ये बन जाती है जो इसमें कोशिकांग वगैरह पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं तो इसमें आपका डीएनए भी पाया जाता है। इसमें क्या पाया दोस्तों, के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक स्वयं का डीएनए पाया जाता है। इस बात को क्या रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे कि इसमें स्वयं का आपके डीएनए पाया जाता है, स्वयं का आपके डीएनए पाया जाता है। डीएनए के अलावा दोस्तों इसमें आपका आरएनए भी पाया जाता है, आपके क्या पाया जाता है, आपके आरएनए भी पाया जाता है। और आरएनए के अलावा दोस्तों इसमें आपके आरएनए के अलावा दोस्तों इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं। आपके क्या पाए जाते हैं, इसमें आपके राइबोसोम वगैरह भी पाए जाते हैं, और राइबोसोम भी पाए जाते हैं। एक बात दोस्तों मैं आपको बहुत पहले बता देना चाहता हूँ कि जो राइबोसोम होते हैं यही आपके आरएनए और डीएनए की सहायता से आपके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, आरएनए की सहायता से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगर किसी कोशिकांग में राइबोसोम और आरएनए दोनों हैं, इसका अर्थ क्या हो जाता है, इसका अर्थ हो जाता है कि यह कोशिकांग स्वयं का आपकी प्रोटीन का निर्माण कर लेता है, और स्वयं की प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। इसका अर्थ होता है कि आपके बहुत ही ज़्यादा विकसित है। क्या दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा विकसित है। और इसका दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम है, मैट्रिक्स में सब कुछ बहुत ज़्यादा विकसित है। इसको आप, तो यहाँ पर दोस्तों इसको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं आपके, अर्ध स्वायत्त मतलब कि आधा या खुद ही जैसे एक मतलब कोशिका है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है अर्ध स्वायत्त कोशिकांग का, क्योंकि अर्ध स्वायत्त मतलब कि आधा आधा या स्वयं जी लेती है, क्योंकि इसके अंदर आपके डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, राइबोसोम है जिसकी वजह से प्रोटीन का भी निर्माण कर लेता है, दोहरी झिल्ली युक्त है, आपकी मैट्रिक्स पाया जाता है कोशिका की तरह, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। अगर इंग्लिश में कहें तो सेमी ऑटोनोमस बॉडी, सेमी ऑटोनोमस बॉडी यहाँ पर पाया जाता है। इस बात क्या, इसको कहा जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की पार्टिसिपेट इन रिस्पायरेशन, दोस्तों यह श्वसन में भाग लेता है, यह आपके श्वसन में भाग लेता है। और श्वसन में भाग लेने के बाद दोस्तों यह आपकी ऊर्जा मुक्त करता है, और पूछ ले कि किस अवस्था में, तो ऊर्जा मुक्त कर दोस्तों आपके किसके अवस्था में, बिल्कुल एटीपी की अवस्था में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो एक एटीपी होती है वह 8
8.15 किलो कैलोरी के बराबर होती है। 8 किलो कैलोरी के क्या होते हैं कि कैलोरी के बराबर होती है। और इसी अवस्था में दोस्तों आपके माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पादन करती है। क्या रखेंगे, इस बात को विशेष रूप से याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। मैं दोस्तों आपको और बता देना चाहता हूँ, और आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो आपके RBC होती है, हमारे यहाँ पर RBC होती है, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, इसका फुल फॉर्म है सेल, मतलब ये भी दोस्तों एक कोशिका ही होती है। ये जो रेड ब्लड सेल होती है मतलब RBC होती है, इसमें आपकी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इसमें आपके माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इसीलिए RBC आपके क्या करती है, आपके रेस्पायरेशन नहीं करता है, रेस्पायरेशन नहीं करता है। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव तक पूछ सकता है कि RBC रेस्पायरेशन नहीं करता है, आपके श्वसन नहीं करता है, क्या इसका कारण है? तो इसका कारण है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। आपको 4 क्वेश्चन देते कि इसमें लवक नहीं पाया जाता, इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता, इसमें DNA नहीं पाया जाता, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो आप कहेंगे कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, इसलिए यह श्वसन में भाग नहीं ले पाता है। इस बात को याद रखेंगे, विशेष रूप से याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आगे बात करते हैं, आगे यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो दोस्तों बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को हम कहते हैं आपके जीवाणु, बैक्टीरिया को हम कहते हैं जीवाणु। दोस्तों आपके जो जीवाणु होते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो अनुपस्थित रहता है, क्योंकि दोस्तों क्या दोस्तों जो जीवाणु है दोस्तों यह एक प्रकार का क्या प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक हमने कल बात कर ली है, प्रोकैरियोटिक सेल इसमें होती है, प्रोकैरियोटिक सेल इसमें होती है। और हमने कल बात कर लिया कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपके माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसमें आपके माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे लिख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के नहीं पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है तो दोस्तों जीवाणु की कोशिका जो होती है, जीवाणु की कोशिका झिल्ली में कुछ वलन पाए जाते हैं। जो जीवाणु होता है इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है, जीवाणु की जो कोशिका झिल्ली होती है मतलब सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, इसमें दोस्तों कुछ वलन टाइप के होते हैं। वलन मतलब कुछ आपके मुड़ाव टाइप का होता है, वलन होता है, और इसी वलन में दोस्तों उपस्थित होता है। यहीं पर दोस्तों ये शोषण करते हैं, इसी वलन में क्या करते हैं, ये आपके शोषण करते हैं, क्या करते हैं, शोषण यहाँ पर करते हैं, मतलब कि यहाँ पर शोषण एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं, और इसलिए इसको मीजोसोम कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहे कि जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु की जो कोशिका होती है ये शोषण कहाँ पर करती है, तो आप कहेंगे कि मीजोसोम में करती है, क्योंकि आपके जो जीवाणु होते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो आपके अनुपस्थित रहता है, लेकिन जीवाणु की जो कोशिका झिल्ली होती है इसमें आपके वलन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, आपके फोल्ड्स होते हैं, वलन उपस्थित होते हैं, जहाँ पर जो शोषण के एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इसे यहाँ पर मीजोसोम्स से कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे और मीजोसोम्स के बारे में समझ लेंगे कि माइटो होती है, बैक्टीरिया होती है, यहीं पर आपका शोषण करती है। इतनी बात दोस्तों हमारे आपके किसके लिए इंपॉर्टेंट रही, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए इंपॉर्टेंट रही। इस बात को अगर विशेष रूप से याद रखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। एक बात और मैं आपके पॉइंट के रूप में लिखा दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके क्या होता है दोस्तों, जो आपका क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे सूत्रकणिका कहते हैं, मैं एक बार सूत्रकणिका ही लिख दे रहा हूँ, सूत्रकणिका। इसको दोस्तों कहा जाता है कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका इसे कहते हैं। इस बात को क्या रखेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका में तो पाया जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसके अंदर एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, मतलब कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान तो ये स्वयं ही है, इसलिए इसे यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और कहीं कहीं पर लिखा है कोशिका के अंदर कोशिका, कहीं कहीं पर इसका नाम मिलता है कोशिका के अंदर कोशिका। क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोशिका के अंदर कोशिका किस कोशिकांग को कहते हैं, तो आप कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के कहते हैं। तो इतनी बातें इसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। आज हमने किसके बारे में पढ़ा, आज हमने कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा, और कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ते हुए मैंने बताया कि यह कोशिका का सबसे बाह्यतम परत होता है, जो आपके प्लांट्स में पाया जाता है, सेलुलोज का बना होता है, और आपके कवक में काइटिन बना होता है, सेलुलोज में, उसमें शैवाल में हेमीसेलुलोज का बना होता है, और आपके जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। ये हमने कोशिका भित्ति की बात करी, और हमने कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ते हुए आपको बताया कि यह कोशिका का सबसे बाह्यतम परत होता है, जो कोशिका को आपके निश्चित आकार प्रदान करता है और उसकी सुरक्षा भी प्रदान करता है, और एनिमल सेल में यह अनुपस्थित होता है। ये बातें हमने पढ़ी।
फिर हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, फिर हमने आज सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा और बताया कि यह आपके समस्त कोशिकांगों में पाया जाता है। बात करते हैं एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में यह दूसरे आपकी प्रथम परत होती है और प्लांट सेल में यह द्वितीय परत होती है। ये बात हमने कही और बताया कि आपकी एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है, यह वसा और प्रोटीन से निर्मित होती है। इसे फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो आपके कोशिका झिल्ली के संबंध में फ्लूइड मोजाइक मॉडल आपके सिंगर एवं निकलसन ने प्रस्तुत किया था। और हमने बताया कि कोशिका झिल्ली एक मतलब कि क्या होती है, कोशिका झिल्ली एक प्रकार की आपके अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो यह नियंत्रित करती है कि कोशिका के अंदर कौन सा पदार्थ जाएगा, कौन सा पदार्थ आएगा। कहने का मतलब कि कोशिका झिल्ली कोशिका से पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करती है। ये सब बातें हमने क्या करी, हमने जानने का प्रयास किया। और इसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया के पढ़ा, और माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ते हुए मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की आपकी अल्टमैन ने, कॉलिकर ने सबसे प्रथम इसको इंसेक्ट्स की रेखित पेशियों में देखा था और कार्ल बेंडर ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। क्योंकि मैंने बताया कि कॉलिकर ने जो थे इन्होंने इनको सार्कोसोम कहा था, अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट कहा था, लेकिन अंततः आपकी माइटोकॉन्ड्रिया नाम की कार्ल बेंडर ने प्रदान किया। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ाते हुए बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया आपके क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं रेस्पायरेशन में। इसमें आरएनए, डीएनए, राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें जो फ्लूइड पाए जाते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। इन सब बातों को पढ़ी और हमने कहा कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। हमने बताया कि यह आपके रेस्पायरेशन कंडक्ट करता है और आपके ऊर्जा का उत्पादन करता है, और ऊर्जा का उत्पादन एटीपी के फॉर्म करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एक एटीपी 8.15 किलो कैलोरी के बराबर होता है। एक बार रिवीजन करते चलेंगे, आप जो नोट्स बनाए हैं बिना उसको एक बार देख लीजिए तो रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं स्तनधारियों की जो आपकी आरबीसी होती है, क्या होती है? आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल्स। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इसमें आरबीसी माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी होती है यह श्वसन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, इसके बाद बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्त कोशिकाएं कहते हैं, आपके सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, क्योंकि यह प्रोटीन का निर्माण स्वयं ही कर लेता है। इसके अलावा मैंने बताया कि जो जीवाणु होती है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो अनुपस्थित होता है, लेकिन जो जीवाणु की कोशिका झिल्ली होती है उसमें कुछ वलन पाए जाते हैं, और उसी वलन में दोस्तों यह हमें श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं जिसको मीजोसोम्स कहते हैं। अगर बात करते हैं आपके मीजोसोम्स की, तो मतलब मीजोसोम्स बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा और कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक कोशिका या फिर कोशिका के अंदर कोशिका कहते हैं। एक बात माइटोकॉन्ड्रिया का और कहते हैं जो शायद मैंने नहीं बताई, उसको आप नोट कर लीजिएगा, किसी पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। जो हिंदी वाले लिख लेंगे कि कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। शक्ति गृह का अर्थ होता है दोस्तों यही सारी ऊर्जा प्रदान करती है, इसीलिए इसे कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। इस बात को नोट करके चलेंगे। आपका दोस्तों आज क्या हो गया दोस्तों, आज आपका माइटोकॉन्ड्रिया, आपकी कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति कंप्लीट हो गया है। कल वाले चैप्टर में हम लवक के बारे में पढ़ेंगे और जो कुछ कोशिकाएं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी वगैरह, गोल्जी काय, लाइसोसोम, राइबोसोम जो बच रहे हैं इनके बारे में अभी पढ़ने का कार्य करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ एक बात और, अगर आपने इसकी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ जीवाणु की आपके बायोलॉजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर उन चारों वीडियो को देख लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।